नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में परियोजना का करेंगे उद्घाटन। एचसीएल फॉस्कॉन संयुक्त अहम परियोजना का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। सीआरपीएफ की वार्षिक परेड में शामिल होंगे अमित शाह। सांसद राहुल गांधी आज ठाणे की भिवंडी कोर्ट में होंगे पेश। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस सोनाले पर दिया था बयान। कानपुर देहात के सिवली में कार तालाब में गिरी, 4 की मौत, 6 घायल। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर का भाई जयदीप सेंगर हो सकता है सरेंडर। एमपी में 20 जिलों में बारिश, आंधी का अलर्ट। राजस्थान में मिनिमम टेम्परेचर 11 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबरों की और खबर आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं, जहां सुभाषपा की सामाजिक समरसता महारैली का आज आगाज होने वाला है। आजमगढ़ में सुभाषपा की समरसता महारैली 10,000 से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को इसमें बुलाने का दावा किया जा रहा है। सुभाषपा की राष्ट्रीय सुहेल देव सेना रैली करेगी सुरक्षा। आपको बताते हैं अहिरौला जनता इंटर कॉलेज में ये महारैली का आयोजन किया जाएगा। सुभाषपा ने यह बड़ा दावा किया है। 1 लाख की भीड़ जुटने का यहां पर अनुमान लगाया गया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर देंगे सपा को चुनौती। कल 11 बजे से सामाजिक समरसता होगी महारैली। इसमें पूर्वांचल से राजभर का होगा शक्ति प्रदर्शन। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपसे जानना चाहिए रैली को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आजमगढ़ में जो है सुभाषपा की जो है उन्होंने एक कल जो है बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन रखा है, जिसमें माना जा रहा है कि 10,000 से भी ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो है उनके द्वारा बुलाए गए हैं। और साथ ही साथ इस रैली में करीब 1 लाख लोगों की जो है भीड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से आजमगढ़ में इस रैली का आयोजन जो है किया जा रहा है, तो राजभर का जो ये संदेश है वो समाजवादी पार्टी के लिए एक संदेश है। और जिस प्रकार से ब्राह्मणों को लेकर के जो है लगातार जो है राजनीति हो रही है, उसी प्रकार से सुभाषपा जो है उनके द्वारा भी ये तय किया गया कि ब्राह्मणों को जो है अपनी पार्टी से जोड़ने का एक उनके द्वारा भी सिलसिला इस रैली के माध्यम से देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि 10,000 ब्राह्मणों को जो है इनवाइट करना, और जिस प्रकार से जो है चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मणों को लेकर के जो है उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से मायावती का कहना है कि 2007 के जो है हमारी सरकार को देखिए हमने कितना ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। उसी प्रकार से शिवपाल यादव ने भी जो है बयान दिया था कि ब्राह्मणों को हमारी पार्टी से जुड़े, हम उनको सम्मान देंगे। वहीं पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता में पार्टी की कई कार्यकर्ता हों या जिला स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से लगातार जो है पोस्टर वार देखा जा सकता है, त्याग पत्र देखे जा सकते हैं कि ब्राह्मणों को लेकर के जो है सरकार में सम्मान नहीं दिया। तो ये मौका सभी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है, चाहे वो छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। उसी एंगल से अगर देखा जाए कि जिस प्रकार से कल आजमगढ़ की तो बसपा राजभर की जो ये रैली है उसमें 1 लाख संख्या जरूर, उनका अनुमान कि 1 लाख से वो ज्यादा लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन खास तौर उसमें सबसे अहम पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जिसमें ब्राह्मणों को जो है खास तौर से जो है उनके द्वारा बुलाया गया है, जिनको नेता के तौर पर बुलाया गया है। ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात उनके द्वारा की गई है। देखा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो है ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा भी ब्राह्मणों को बुला करके जो है उनको सम्मान दिया गया। तो कोई भी पार्टी हो या कोई भी बड़ा नेता है इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता, ब्राह्मणों को अपनी पार्टी से जोड़ना चाहता है। जिस प्रकार से ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि राजभर की ये रैली जो है समाजवादी पार्टी के को जवाब देने के लिए ये रैली है, क्योंकि आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा गढ़ है। सबसे सीटें जो है उस तरफ से उनके द्वारा सब जीत समाजवादी पार्टी के द्वारा जीत हासिल की गई थी। तो कह सकते हैं कि अब ये देखना है जिस प्रकार से ब्राह्मण को लेकर जो राजनीति चल रही है वो लगातार जो है हर छोटी से लेकर के बड़ी पार्टियों तक देखने को मिल रही है। और सभी लोग मानते हैं कि 2027 के विधानसभा चुनाव
में जो है इन ब्राह्मणों का सबसे बड़ा रोल होगा। किस तरफ रुख करेंगे अब ये आने वाला समय ही बताएगा। इसी के तहत जो है ये सिलसिला देखने को मिल रहा है। जी मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए हैं सुरक्षा के मद्देनजर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से अब आजमगढ़ की बड़ी रैली है, अगर लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो हर प्रकार से ट्रैफिक से लेकर के जो है सभी बंदोबस्त किए गए। हालांकि जिस प्रकार से सुभाषपा की बात की जाए तो वो एनडीए का गठबंधन की पार्टी है, और जिस प्रकार से एनडीए के गठबंधन की पार्टी भी ब्राह्मण समाज को लेकर के और इस रैली के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अगर पिछले चुनाव की बात करें तो सुभाषपा जो है समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव मिलकर के उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद वो फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि ये एक मजबूती, एनडीए की एक मजबूती के लिए इस रैली को देखा जा सकता है। और जिस प्रकार से सुरक्षा की बात की जाए तो सभी प्रकार से जब बड़ी रैली होती है तो प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है, ट्रैफिक से लेकर के लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसे ये सबसे बड़ा रोल रहता है कि आसपास के आजमगढ़ के आसपास के जिले के लोग भी काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो हर एक पहलू में जो है प्रशासन के द्वारा जो है इसका इंतजाम किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको बता रहे, आजमगढ़ में सुभाषपा की बड़ी रैली होने जा रही है। 10,000 से ज्यादा प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज को बुलाने का इसमें दावा किया गया है। अहम जानकारी आपको प्रयागराज से बता रहे, जहां पीडीए ने एयरपोर्ट के रावतपुर में की बड़ी कार्रवाई। 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। अब भू माफिया पर एफआईआर की भी तैयारी की जा रही। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ की गई है बड़ी कार्रवाई। आपको बताते चले, अवैध सड़कों, अस्थायी निर्माण को कब्जा मुक्त कराया गया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को किया गया ध्वस्त। अब भू माफिया पर एफआईआर की भी तैयारी की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मधुर दरबारी जुड़ चुके। मधुर, आपसे जानना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं, प्रयागराज के रावतपुर जो एयरपोर्ट है उसके समीप में ही ये रावतपुर, आपका एयरपोर्ट के बगल में रावतपुर क्षेत्र है, जहां पर ये अवैध प्लॉटिंग की गई है, जिस अब में करीब 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जो ध्वस्त कर दिया गया है। और ये कार्रवाई जो है ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारी, जो जोनल अधिकारी है, उनके नेतृत्व में इसको जो अंजाम दिया गया है। और कई यहाँ मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट की जो पुलिस बल था वो भी वहां पर तैनात था, उसके साथ सुपरवाइजर थे, अभियंता थे, और जो प्रवर्तन दल था वो भी उनके साथ मौजूद था इस पूरी कार्रवाई को करने के लिए। और ये जो आपको बता दूं कि जो अवैध निर्माण वहां पे हो रहा है उसमें इसको जो भू माफिया है उनके ऊपर, इसके ऊपर एफआईआर भी की जा रही है। और अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ वहां पे जो सड़कें हैं, वो जो 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग में जो सड़कें वहां पे जो तैयार की जा रही थी, उसके साथ साथ जो अस्थायी निर्माण किया जा रहा था उसको वहां पे ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और ये एक तरीके का कह सकते हैं कि ये यहाँ पे अभियोजन चल रहा है पूरा। ये समझ लीजिए उनका जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है बराबर इस पे जो है अपना जो है कार्रवाई करता नजर आ रहा है। ये केवल आज की बात नहीं है, काफी समय से इस क्षेत्र में जो है वहाँ पे अवैध निर्माण हो चुका है। और काफी वहाँ पे प्लॉट ऐसे हैं जो कि अभी जो अवैध हैं, जिनके जो है अभी नक्शे वहाँ पे पास नहीं हुए हैं, उनको लेकर के जो है ये जो है बड़ी कार्रवाई जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दोनों अधिकारी के नेतृत्व में की गई है। उसके साथ साथ जो अब लोग जो यहाँ पे आम आदमी को ये हिदायत दी गई है कि अगर उस क्षेत्र में या कहीं पे भी पूरे प्रयागराज के अंदर अगर वो किसी तरह की कोई परचेजिंग करना चाहते हैं, इस तरह के प्लॉट खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले जाकर के वो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के कार्यालय में उसकी पूरी तरीके से वो उसको अपने आप को आश्वस्त करना है कि वो जो प्लॉट है या जिस चीज जमीन को लेना चाहते हैं किसी तरीके से उस पर कोई अवैध कब्जा नहीं है, या वो कोई अवैध वहां पे निर्माण नहीं है, या वो अवैधानिक तरीके से वहां पे उसको नहीं किया गया है। इसके साथ साथ वहां प्रयागराज विकास प्राधिकरण से वो इस चीज को बिल्कुल आश्वस्त होना है कि वो जो जमीन है पूरी साफ सुथरी है, वो जो प्लॉट है पूरा साफ सुथरा है, जिससे कि आगामी जो आगे, क्योंकि ये जो अभियान है ये पूरी तरह से चल रहा है, और ऐसा कहना पीडीए अधिकारियों का, ये अभियान अभी चलता ही रहेगा जब तक कि वहां पे जितने भी अवैध आपके प्लॉट्स हैं उनको जो है पूरी तरह से निस्त नाबूद न कर दिया जाए, वहां पे कब्जा हटा न लिया जाए। क्योंकि उन क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि वहां पे जो भूमि माफिया है, काफी भू माफिया वहां पे डेवलप हो गए हैं, जिनके खिलाफ जो एफआईआर भी करने की तैयारी की जा रही है। इसके पहले भी कई ऐसे अभियान किए गए हैं जिसमें वहां पे कई बीघा जमीनों को जब कब्जा मुक्त कराया गया है, जो कि अवैध तरीके से कब्जे किए गए थे और जिनका नक्शा पास नहीं था, तो उसको लेकर ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जानकारी देने के लिए। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। 15 बीघा अवैध प्लॉटिंग को
ध्वस्त कर दिया गया है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की प्रयागराज से बता रहे हैं। अब भूमाफिया पर एफआईआर की भी तैयारी की जा रही है। अहम जानकारी आपको ताज नगरी आगरा से बता रहे हैं, जहां ताजमहल में आज वीआईपी विजिट कुछ घंटों तक पर्यटकों के लिए प्रवेश यहां पर बंद रहेगा। आपको बता दें, वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत लिया गया बड़ा फैसला, पर्यटकों का प्रवेश कुछ घंटों के लिए यहां पर बंद रहेगा। क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री करेंगे आज ताजमहल का दीदार। आंद्रेज प्लेन को भी ताजमहल का करेंगे दीदार। आपको बता दें, 12:40 से 2:40 तक ताजमहल में रहेंगे वो। इसके साथ ही 3:30 से 5:30 बजे तक लाल किला भ्रमण करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र जुड़ चुके। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस विजिट को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, और सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से? जी देखिए हिमांशु, जिस तरह से आज आगरा में वीआईपी विजिट है, तो उसके लिए जो तमाम जो पर्यटक हैं, जो देश विदेश से हो या लोकल के पर्यटक हो, उनके लिए कुछ देर के लिए प्रवेश बंद रहेगा। 2 घंटे का यहाँ पर प्रवेश बंद रहेगा। इसका आज जो क्रोएशिया गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम आंद्रेज प्लेनकोविक ताजमहल का दीदार करेंगे। अब उसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ली जाए तो आगरा ही नहीं, आगरा के बाहर का भी तमाम जिले का फोर्स यहाँ पर लगाया गया है। तो ताजमहल से माल रोड से एयरपोर्ट से लेके माल रोड से ताजमहल और उसके साथ साथ लाल किले का जो इलाका है पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जैसे ही जब ये एयरपोर्ट आएंगे उसके बाद कार से ताजमहल पहुंचेंगे तो पूरे रास्ते पर उस समय रोड बंद कर दिया जाएगा। हालांकि वीआईपी मूवमेंट में लगातार लोगों को यहाँ दिक्कतें होती हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल के तहत यहाँ फैसला लिया गया है और 2 घंटे करीब दोपहर 12:40 का समय दिया गया है कि निर्धारित कार्यक्रम में कि यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद 2:40 तक ये ताजमहल का दीदार करेंगे और उसके बाद 3:30 से लेकर 5:30 तक लाल किले में रहेंगे और उसके दौरान 2 घंटे के लिए लाल किला में बंद रहेगा। फिलहाल यहाँ पर जो पर्यटक है उनको कुछ देर की परेशानी होने वाली है, लेकिन वहीं वीवीआईपी और विदेशी जो प्रधानमंत्री है उनके विजिट को लेकर यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र जानकारी देने के लिए। ताज नगरी आगरा से अहम जानकारी बता रहे हैं। अब वीआईपी विजिट के चलते कुछ घंटों के लिए पर्यटकों की प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां अहमगढ़ थाना क्षेत्र के फुलवरी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मामले कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों ओर से दोनों लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आए, जिसमें गांव में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। इस मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 5 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को इस पर गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाँव में निगरानी को भी बढ़ा दिया गया और अन्य आरोपी की तलाश भी की जा रही है।
खबर अमरोहा से है, जहां इस्लाम नगर मोहल्ले में एक कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री में रखा भारी मात्रा में कॉटन वेस्ट उसकी चपेट में आ गया। आग की लपटें और धुआं दूर दूर तक दिखाई देने लगे, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात करीब आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए। आग बुझाने तक फैक्ट्री में रखा अधिकांश सामान, आपको बता दें, जलकर राख हो चुका था। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। गनीमत ये रही है कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या हताहत की घटना सामने नहीं आई है। आग की इस घटना से फैक्ट्री मालिक को भारी आर्थिक झटका लगा है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की भी जाँच शुरू कर दी है। अमेठी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी। पुलिस मुठभेड़ में गौकशी आरोपी घायल हुआ है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जुनैद अहमद घायल हो गया है। इन्होंने थाना क्षेत्र के समरौता मार्ग पर यह हुई पुलिस और इस आरोपी की गौकश आरोपी की मुठभेड़ हुई, जिसमें यह जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। अहम जानकारी आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां पे पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस मुठभेड़ में गौकशी का आरोपी घायल हुआ है। आरोपी जुनैद अहमद और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होना थाना क्षेत्र के समरौता मार्ग पर यह मुठभेड़ हुई, इसमें जवाबी कार्रवाई में ये आरोपी घायल हो गया। फिलहाल इसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। इसके उपचार के बाद इसे सीधे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अहम जानकारी को एटा से बताने जा रहे हैं, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले दो लोगों को वाहन ने कुचल दिया। 73 वर्षीय बुजुर्ग की इसमें दर्दनाक मौत हो गई और एक ही हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। तेज गति से आ रही पिकअप ने इन दोनों को टक्कर मारी। वाहन अनियंत्रित होकर उसके बाद खाई में पलट गया। कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलासनी गाँव के समीप की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अमेठी से एटा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। 73 वर्षीय बुजुर्ग की इसमें दर्दनाक मौत हुई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति इसमें घायल बताया जा रहा है। तेज गति से आ रही पिकअप ने दोनों को टक्कर मार दी है। एटा से एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। इसके बाद वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। कोतवाली देहात क्षेत्र के चिलासनी गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। मॉर्निंग वॉक पर निकले थे लोग। खबर सीतापुर से, जहां कोतवाली देहात क्षेत्र की राधा कृष्णपुरी कॉलोनी में चोरों ने घर को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार गृह स्वामिनी सुधा अपनी बहन के साथ घर में सो रही थी। देर रात चोर छत के रास्ते सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए और कमरे में रखा बक्सा उठा ले गए। चोरों ने बक्से के अंदर पीछे ले जाकर उसे तोड़ दिया और उसमें रखी करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी सहित लगभग 4 लाख रुपए के जेवरात और अन्य कीमती सामान पर अपना हाथ साफ कर लिया। सुबह जब गृह स्वामिनी की नींद खुली तो घर का सामान बिखरा देखकर वह दंग रह गई और शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल के पीछे से पुलिस को टूटा हुआ बक्सा, जेवरों के खाली डिब्बे और पर्स और चोरों को एक चाबी का गुच्छा भी बरामद हुआ। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को
पकड़ने का प्रयास कर रही है। एटा से आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का शव यहां पर मिला है। इससे हड़कंप मची। आपको बता दें, खून से लथपथ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के बेटे ने पार्टी में ले जाने के लगाए आरोप। वही पुलिस घटना की बारीकी से और हर पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। मृतक के बेटे ने लगाया दोस्तों पर मारने का आरोप। कोतवाली थाना क्षेत्र के उज्जैपुर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एटा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। शव मिलने से, व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के बेटे ने दोस्तों पर मारने का, हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली देहात क्षेत्र के उज्जैपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये शव मिला है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहनता से और हर पहलू से जांच कर रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर आपको मध्य प्रदेश के मुरैना से बताने जा रहे हैं, जहां सबलगढ़ नगर पालिका में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की टीम ने छापेमारी की, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही अधिकांश कर्मचारी कार्यालय छोड़कर चले गए। बताया जा रहा है कि जांच टीम पे दस्तावेजों की पड़ताल के लिए करीब 4 घंटे तक कार्यालय में इंतजार करती रही, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी और लेखपाल मौके पर उपस्थित नहीं मिले। सूत्रों के अनुसार ईओडब्ल्यू टीम जरूरी अभिलेखों और वित्तीय दस्तावेजों की जांच करना चाहती थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण जांच प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। लंबे इंतजार के बाद टीम को बिना दस्तावेज जांचे ही लौटना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले जिला कलेक्टर द्वारा गठित जांच में समिति की कार्रवाई को नगर पालिका अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लेकर रुकवा दिया था। अब ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद शहर में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मामले और पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।
खबर आपको मंडला से बताने जा रहे हैं, जहां मवई विकासखंड के अंतर्गत ग्राम घुटास की 14 वर्षीय रितिका यादव की जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी गंभीर फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित रितिका पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन के सपोर्ट पर थी, लेकिन उनकी लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी और परिवार की उम्मीदें प्रशासनिक मदद पर टिकी हुई थी। डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया। क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने मामले को गंभीर से लेते हुए विधानसभा सत्र के दौरान डॉक्टर मोहन यादव से इस पर चर्चा भी की थी। मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेकर अधिकारियों को एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था के भी निर्देश दिए थे। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और जबलपुर जमुना एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस के जरिए रितिका को चंडीगढ़ रवाना किया गया। आपको बता दें, पिता के साय की बिना पली रितिका की मां तारेश यादव पिछले 6 वर्षों से इलाज के लिए संघर्ष कर रही हैं। एम्स नागपुर और मेडिकल कॉलेज नागपुर में इलाज के बावजूद भी उन पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ। आपको बताते चले, आर्थिक तंगी और महंगे एयर एम्बुलेंस खर्च के बीच ये मदद परिवार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। मां ने विधायक और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बेटी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और अब पूरे क्षेत्र में की दुआएं रितिका के साथ हैं। क्या दिक्कत आ रही है बेटा? मुझे सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी है। मुझे अगस्त से सांस लेने में प्रॉब्लम है। कंटिन्यू ऑक्सीजन पे ही रहती हूँ और मैं 9th क्लास तक स्कूल गई थी, बट अभी 2 साल से मेरा पढ़ाई स्टॉप है। मैं 16 साल की हूँ। पापा क्या करते हैं? एक्सपायर हो गए 2020 पे। अच्छा। मेरा इलाज अभी नागपुर पे चल रहा था, पर वहाँ से चंडीगढ़ ट्रांसफ़र किए हैं। तो पूरा इलाज चंडीगढ़ में होना है? जी। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और जनसेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। इसी भाव के साथ जब मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुटास की 13 वर्षीय कुमारी रितिका यादव जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मेरे मित्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जब मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उसके लिए पत्र तैयार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरी आग्रह को स्वीकार किया और बेटी रितिका के उपचार के लिए जो एयर एम्बुलेंस से पीजी कॉलेज मेडिकल चंडीगढ़ के लिए कल सुबह जो है रवाना होंगी। खबर देहरादून से, जहां विनोद चमोली ने कांग्रेस और हरक सिंह रावत के बयानों पर निशाना साधते हुए दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल जरूर है, लेकिन उसके नेताओं के बयान पार्टी के भीतर संशय की स्थिति को दर्शाते। इसके आगे चमोली ने कहा कि हरक सिंह रावत खुद मान चुके हैं कि संगठन अभी मजबूत नहीं हुआ, उसे काफ़ी मेहनत करनी होगी। चमोली के अनुसार कांग्रेस के पहले से ही हार के लिए स्पेस छोड़ दिया। उन्होंने दावा किया कि देश भर में भाजपा के पक्ष का माहौल है और 2027 में भी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। कि अब प्रमुख विपक्षी दल है, अब ये तो कहेंगे नहीं हम हार रहे हैं, लेकिन मैं हरक सिंह जी का बयान सुन रहा था। उनसे किसी ने पूछा कि क्या आप 2027 में आ रहे हैं, तो कई बार वो बहुत खुलकर और सही भी बोलते हैं। उन्होंने कहा भी हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। एक बयान में ये भी आया था कि उन्होंने कहा साहब हमारा संगठन अभी उतना मजबूत नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक स्पेस उन्होंने दिया हुआ है हारने के लिए कि भी हम हार भी सकते हैं। तो कांग्रेस अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो जीतेगी। हम तो खैर कह रहे हैं वो जीतेगी ही नहीं, वो जीतना भी नहीं है उसने, लेकिन उनके अंदर ही जो है ये भाव है कि वो नहीं आएगी।
खबर देहरादून से, जहां पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए विशेष पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की है। अधिशासी निदेशक संजय टमटा ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद शुरुआती बिलों में दिख रही बढ़ोतरी वास्तविक खपत नहीं है, बल्कि इंस्टॉलेशन के बाद होने वाली डेटा सत्यापन प्रक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा है कि पिछले बिल में 1 या 2 माह की खपत एक साथ जोड़ी जा सकती है, जिससे बिल अधिक प्रतीत होता है। दरों या मीटर की कार्य प्रणाली में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। मोबाइल नंबर सही ढंग से मैप हो, ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो L1 L2 लेवल का जरूर ऐसा रहेगा कि आप लोग ऐसा करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके रखिए, और टाइम से अगर इंफॉर्मेशन आती है तो चैनल का थोड़ा नाम टीवी 100 ये एक गलत भ्रांति है। इसी को दूर करने के लिए हम लोग ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में। इसमें हो क्या रहा है, जब मीटर इंस्टॉल किया जाता है तो शुरू में क्योंकि नए प्रोसेस है, उसमें दो तीन लेवल पर अप्रूवल होते हैं। एक MISP जो लगा रहा है वो उसको फीड करता है, उस डाटा को फिर हमारा UTCL वेरीफाई कराता है। उस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा बिल बनने में जो पहला बिल बनता है उसमें डिले हो जाता है। और बिल 1-2 महीने का एक साथ आने से लोगों में भ्रांति आ रही है कि ये बिल ज़्यादा आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मीटर सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीटर हैं। इसमें बस एक कम्युनिकेशन का मॉडल अलग जोड़ दिया है, बस, बाकी कुछ नहीं है ऐसे। पहले और अब के इस स्मार्ट मीटर में क्या फ़र्क है? हाँ, ये फ़ायदा इसमें बहुत है। इसमें जैसे उपभोक्ताओं को पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में आज से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षा 21 फरवरी से प्रारंभ होकर 20 मार्च तक संचालित की जाएंगी। प्रदेश भर में बनाए गए 1261 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2,15,252 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण नकल विहीन वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में 100 गज की परिधि में धारा 144 भी लागू कर दी गई, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था ना हो सके। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन परीक्षा केंद्रों के आसपास आवासीय भवन स्थित है, वहां किसी भी प्रकार के बड़े आयोजन जैसे शादी समारोह आदि में तेज ध्वनि प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। खबर हरिद्वार से, जहां भाजपा के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री CCR भवन पहुंचकर आगामी कुंभ मेले से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की शिलान्यास और तैयारियों को नई रफ्तार देने का संदेश भी दिया गया। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने आधारभूत सुविधाओं को विस्तार, यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, घाटों के सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। शिलान्यास कार्यक्रम में महामंडलेश्वर हरिगिरी जी महाराज, हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ केवल आस्था का पर्व नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और वैश्विक छवि से भी जुड़ा आयोजन है। सरकार की बढ़ती सक्रियता से साफ है कि कुंभ 2027 को लेकर प्रशासन पूरी तरह से गंभीर। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि योजनाओं को कितनी तेजी और गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। खबर कन्नौज से, जहां जिले के मकरंद स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में वृहद ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी कृपाल चौधरी ने की, जबकि उपायुक्त उद्योग प्रेमकांत ने अतिथियों का स्वागत किया। शिविर का उद्देश्य युवा और उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना था। शिविर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक सहित
कई बैंकों ने स्टॉल लगाकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और आवेदकों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत 107 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र व चेक भी वितरित किए गए। दोना पत्थर उद्योग और आटा चक्की स्थापना जैसे स्वरोजगार कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए के तक के ऋण प्रदान किए गए। जिला उद्योग उपायुक्त उमाकांत ने बताया कि इस प्रकार के शिविर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और जनपद में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। शासन के निर्देशानुसार सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान में मेगा ऋण वितरण कैंप आयोजित किया गया है, जिसको कि अभी आदरणीय सीडीओ सर ने इसका शुभारंभ किया था और हमारे लाभार्थी हैं उनको बुलाया गया। सभी बैंकर्स जो हमारे हैं, सभी जिले के सभी लोग यहाँ पर आए और एक अच्छा सफल कैंप यहाँ पर जो आयोजित किया गया। युवा एक बृहद योजना है, सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कोई भी यूनिट जो है हमारा युवा लगा सकता है। इसका बड़े अच्छे परिणाम निकल के आ रहे हैं। अभी तक हम लगभग 1300 यूनिट हम लोग जनपद में स्थापित करा चुके हैं और बाकी और भी इसमें संभावना है, उनको हम तलाश रहे हैं और बैंकर्स के साथ मिलकर के उसको पूरा कराएंगे। दुखद जानकारी आपको इटावा से बताने जा रहे हैं, जहां 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बोर्ड परीक्षा में तनाव के कारण छात्रा ने आत्महत्या कर ली। गणित का पेपर खराब होने से छात्रा परेशान चल रही थी। घर में फंदे पर लटकी मिली 15 वर्षीय छात्रा। हम और माँ और भाई बाजार से लौटे तो खुला मिला दरवाज़ा, कमरे में लटका मिला छात्रा का शव। वही सब मिल इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है। पिता, आपको बता दें, पिता इनके बीएसएफ में श्री गंगापुर में इनकी तैनाती थी। इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पेपर खराब होने के चलते इस छात्रा ने ये बड़ा कदम उठाया है और फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अहम जानकारी आपको सीतापुर से बताने जा रहे हैं। सीतापुर के बंद गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। भाई, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने पर यहां पर नुकसान हो गया। बेलदारी टोला में आग का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें, घटना में फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, जिस पर सही समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया। बेलदारी टोला में ये आग का बड़ा तांडव देखने को मिला है। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गया है। महमूबाबाद में लगी भीषण आग। सीतापुर से आपको अहम जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। बंद गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल अभी तक आग पर कोई भी काबू नहीं पाया गया है। फायर ब्रिगेड भी यहां पर देर से पहुंची, जिससे तब तक पूरा सामान जलकर खाक हो गया था। लाखों के नुकसान की इसमें आशंका जताई जा रही है। मोबाइल और इलेक्ट्रिक सामान इस आग में जलकर खाक हो गए। खबर बुलंदशहर से। शिकारपुर नगर में जाम की समस्या ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। बाजार क्षेत्र में ठेली और फुटपाथ पर किनारे लगे अवैध रूप से दुकानें लगाए जाने के कारण आए दिन लंबा जाम लगता है। खासतौर पर बाजार और कोतवाली के सामने वाली सड़क पर हालात सबसे ज़्यादा खराब बने हुए। सुबह से लेकर शाम तक वाहन रेंगते हुए नजर आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घंटे तक जाम में फंसे रहना अब आम बात होगी। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और दफ्तर जाने वाले कर्मचारी सभी इस समस्या से परेशान हैं।
नू हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार एक बार फिर चर्चा में। इस बार वजह कोई विवादित बयान या प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उसकी बारात बिना दुल्हन वापस लौटना है। मिली जानकारी के अनुसार बिट्टू ने शादी के लिए एक बिचौलिए से संपर्क किया था। आरोप है कि बिचौलिए ने शादी कराने के नाम पर उसे 30,000 रुपये अग्रिम ले लिए। बताया जा रहा है कल 1,20,000 रुपये में शादी तय हुई थी, लेकिन जब बारात मंदिर पहुंची वहां ना तो लड़की मौजूद थी और ना ही बिचौलिया, जिससे शादी तय करवाई गई थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है बिचौलियों की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी पुत्र खुशीराम जो संजय इंक्लेव में रहता है, उसने कल एक शिकायत दी कि मेरे साथ 2025 में 3 आदमी हैं, रानी, प्रदीप और बंटी, जिन्होंने शादी का झांसा दे करके एक लड़की दिखाई और उससे उन्होंने उसका टीका भी कराया था। शादी की डेट भी तय हो गई थी और उसके बाद में पैसा लेकर के शादी नहीं की। उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर हमने FIR दर्ज कर दी है। जनाब कितना पैसा उससे लिया बिट्टू बजरंगी से? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जी। तो लड़कियां क्या वो उसने पहले झांसा दिया उसको शादी का, शादी कर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन आएगा वो करेंगे। अंबाला छावनी पार्किंग व्यवस्था को लेकर आज प्रशासन और आम जनता के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। मामला उस समय बढ़ गया जब प्रशासन द्वारा अचानक पार्किंग हटाने और चालान काटने की कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल शहर में मुख्य बाजार क्षेत्र में लंबे समय से अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या बनी हुई थी। पार्किंग स्टाफ व प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाते हुए सड़क किनारे खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई शुरू की। ये पार्किंग का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये पार्किंग सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए बनाई है, लेकिन इसको यूज नहीं करता कोई। सब अपनी गाड़ियां मार्केट में ले जाके शॉप जाके खड़ी करता है, खड़ी करता है। ये इनका काम है कि उससे लोगों को बाधा ना आए, उस वजह से ये गाड़ी टो करके लाते हैं। लोगों को यही लग रहा है कि गाड़ी बेवजह टो कर रहे हैं, लेकिन ये पार्किंग को देखो खाली पड़ी है। कम से कम इसमें गाड़ियां तो खड़ी हो, सरकार ने सुविधा के लिए बनाई है, उसको यूज नहीं कर रहे कोई। और टो करके लाए तो उसको जुर्मदार बनाते हैं, भी ये तो टो करके ले आया, गाड़ी हमारी ये ले आया। ये रोजाना का ही काम है, जिसकी भी गाड़ी टो करके लाते हैं वो यही शिकायत करता है जी मेरी गाड़ी टो करके लेके। लेकिन हम उनको समझाते हैं इस पार्किंग को यूज करो। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ सेक्टर 65 स्थित मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर देर रात तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही 3 से 4 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कई गाड़ियां यहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद अनियंत्रित कार आगे बढ़ते हुए सड़क किनारे लगी लोहे की ग्रिल से टकरा गई, जिससे कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जाँच में जुटी गई है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। ये हमें ERV से सूचना प्राप्त हुई कि भाई ये करेटा गाड़ी है, एक आल्टो को भी साइड मारी और डिवाइडर पे थोड़ा सा ये रेलिंग वगैरह तोड़ दी इसने। और जैसे कंप्लेंट प्राप्त होगी, जो जैसी सूरत होगी नियमानुसार कार्रवाई अपन लाई जाएगी। तो लगातार अभी ड्राइवर वगैरह सेफ? हाँ सेफ है सब। कितने आदमी बताए जाते हैं? अभी फिलहाल में 2 सुनी है जी। भाई ये बंदा ड्रिंक करके चला रहा था, हम अपनी सीधी साइड आ रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी ठोकी थी सेक्टर 3 से आगे की साइड। ये ठोक के हम उतर के पूछ रहे थे कि भैया क्या हो गया, आराम चला लो। इतने में तो ये ठोक के दोबारा भग गए। फिर हमने इनका पीछा करा, बहुत आगे तक करा, ये कभी BBTB साइड गए, कभी SRS साइड गए। फिर इन्होंने रास्ते में 2-3 गाड़ी और ठोकी हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से सीधा जैसे तैसे पीछा करके आए हैं। पूरी गाड़ी हमारी खत्म हो गई, हमारी अल्टो K10 थी, पूरी गाड़ी इन्होंने हमारी खत्म करी है। उसके बाद जैसे ही हमसे मिस हुए, उसके बाद उन्होंने पूरी गाड़ी ठोक के जैसे तैसे हमें यहाँ मिले हैं। खबर अम्बाला से है, जहाँ शहर में डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चिंताजनक है। नागरिक अस्पताल में रोजाना 50 से 60 डॉग बाइट के मरीज आते हैं। जनवरी माह में अकेले अम्बाला सिटी में 22 और कैंट क्षेत्र में 50 से 60
मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग ने हर CHC और PHC में स्क्रब एरिया बना रखा है, जहां घाव धोकर टीकाकरण शुरू कर दिया जाता है। नगर निगम ने ठेकेदार को आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए टेंडर अलॉट किया है और अभियान जल्द शुरू होगा। विकास विभाग जन जागरूकता अभियान भी चला रहा है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने की लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। डॉग बाइट के केसेस जो हैं वो इसके लिए वैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जनरल अवेयरनेस भी की जाती है। अभी तक जो फिगर हैं वो अम्बाला सिटी में जनवरी में जो है वो 22 जो डॉग बाइट के केस आए हैं। कैंट में थोड़ा सा ये फिगर इन्फ्लेटेड है 50-60 के अराउंड, लेकिन जैसे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा पंचकुला से भी पत्राचार किया गया था, आदेश दिए गए थे कि नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जिला स्तर पे, तो डॉक्टर जशन को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और टाइमली बेसिस पे हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को भी और DDPO BDPO ऑफिस को भी इस बारे में लिखते रहते हैं। नगर निगम के द्वारा ठेकेदार को टेंडर अलॉट कर दिया गया है और उसको वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द हम ये कार्रवाई शुरू कर देंगे। जो भी ऐसे केस आ रहे हैं उनको प्रायोरिटी पे करते हुए तो शहर के सारे जो भी है स्ट्रे डॉग उनके ऊपर कार्रवाई करवा देंगे। चंडीगढ़ में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि अभिभाषण में कुछ नया नहीं था और सरकार का कोई विजन पेश ही नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने किसान, गरीबों और उद्योग जगत के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं किया और केवल अपनी असफलताओं पर पीठ थपथपाई। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा है कि अभिभाषण में घिसी बटी बातें की गई थी और सरकार ने राज्यपाल को केवल लिखा पढ़ा बना दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री महिपाल ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष ने अभिभाषण को ना ही पढ़ा, ना ही सुना, ना ही समझा, बल्कि 2014 से ही बड़ी बातें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आदमी ने जो अभिभाषण पढ़ा और सरकार की तरफ से बहुत गाड़ियां बुझाई गई, मेज थपथपाए गए, थपथपाते नहीं है मेज कभी, अभिभाषण सुना जाता है क्योंकि ये हमारे राज्यपाल जी हैं। पंजाब के पटियाला जिले के रोंगला गांव में तनाव का माहौल है। यहाँ एक 58 वर्षीय बुजुर्ग महिला बलजीत कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद आम आदमी पार्टी सरपंच और उनके बेटे पर हत्या के गंभीर आरोप लगे। परिजनों का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वह सबको अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पीड़ित परिवार के अनुसार सरपंच के बेटी गुरविंदर गोल्डी और उसके साथियों ने बलजीत कौर पर उस समय बेरहमी से हमला कर दिया जब वह अपने पति को बचाने का प्रयास कर रही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ਇਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਤਾ ਸਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਹੈਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਵੀ। ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਹਨਾ, ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਬੋਡੀ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੌਂਗਲੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਕੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਿਉਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਪਿੰਡ पटियाला के शीर्ष महल में 21 फरवरी में लगने जा रहे मेले की तैयारी को देखने आज डिप्टी CM पटियाला वीरजीत सिंह ग्वालियर शीर्ष महल पहुंचे, जहां पर हर वर्ष की तरह क्राफ्ट मेला लगाया जाता है, जिसमें दूर दूर तक कारीगर अपनी बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाते हैं। इसके साथ साथ कलाकारों के द्वारा आए हुए लोगों का मनोरंजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं कल यानी
21 फरवरी से शुरू होंगी। वहीं आज शुरू होने वाली 12वीं की परीक्षा बेमेतरा जिले में 77 छात्र शामिल होंगे, जबकि 10वीं की कक्षा की परीक्षा के लिए बेमेतरा जिले में लगभग छात्र शामिल होंगे। बोर्ड का 10वीं और 12वीं का परीक्षा संचालित हो रहा है, उसके लिए हमारे जिला प्रशासन की ओर से खबर सरगुजा से, जहां 10 फरवरी 2025 को मैनपाट घुमाने के बहाने अंकित सना से करीब 15 लाख रुपए की स्कॉर्पियो लूट ली गई थी। वहीं 4 आरोपियों ने ड्राइवर पर बेल्ट पर गला दबाकर हमला भी किया था, लेकिन वह किसी तरह से जान बचाकर भाग निकला। आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गए। मामले में थाना दरिमा में BNS के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और साइबर सेल और दरिमा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गोविंद पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी ने अपराध कबूल किया और प्रार्थी ने उसकी शिनाख्त भी कर दी है। लूटी गई कार करकोटा से बरामद कर ली गई है। बाकी 3 आरोपियों फरार है, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। लाइव न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।